अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि जो आपका अल्टरनेट करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव की वजह से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कुछ उपयोग है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत सारे हमारे पास उपयोग होते हैं। जैसे कि मोटर जो है आपकी, मोटर भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है इसमें पॉइंट में, इसका फोटो मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो रहता है आपका, वो चुंबक की वजह से विद्युत उत्पन्न होती है या विद्युत की वजह से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होना। तो इसके बहुत सारे अनुप्रयोग है आज के ज़माने में, है ना, साइंस और फिजिक्स के फील्ड में खासकर। जैसे कि सबसे बेसिक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मोटर, है ना। मोटर में क्या रहता है, हम स्विच रहता है एक, हम जैसे स्विच दबाते हैं तो ये जब मोटर घूमती है तो अपने अल्टरनेट करंट में प्लस और माइनस जब होता है तो उस कंडीशन में उस प्लस माइनस के प्रभाव की वजह से स्विचिंग होती है उसमें, प्लस माइनस, जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और उस कारण से मोटर के अंदर जो शाफ्ट रहती, कोयल जो आप लोगों ने देखी होगी घूमती है जो, उस पर एक बल लगता है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, है ना। एक बल तो रहता है जो आप सीधा बल लगाते हैं, और जो घूमने वाला बल रहता है जो, जिसको हम आघूर्ण भी बोल सकते हैं या घूर्णीय बल, उसको इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क लगता है जिसके कारण से मोटर घूमने लगती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी का भी प्रभाव यही रहता है ना। हम चाहे तो आप लोग देखना कभी भी घर पर, अगर हम मोटर की डायरेक्शन, जैसे करंट की डायरेक्शन अगर आपने प्लस माइनस सही लगा है तो मोटर आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी घड़ी की दिशा में, जो घड़ी के कांटे की दिशा में। और अगर आप कभी प्रयोग करके देखें, अगर आप आपकी जो पिन रहती है मोटर की वो अगर पलटा के लगा देते हो यानी या उल्टी लगा देते हो तो आपकी मोटर भी रिवर्स घूमने लग जाती है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो जो आपका वो बल आघूर्ण रहता है, जो घूमने वाला बल जो मोटर को घुमाता है, वो करंट की दिशा में लगता है। तो डायरेक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है ना। और करंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश राशि जो, जिसमें दिशा और परिमाण यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो आपका जो रहता है मोटर, उसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रभाव ही रहता है। तो करंट को हम कंट्रोल करके मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एक और अनदर जो यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव का, कैट स्कैन मशीन। ये मशीन या सीटी स्कैन मशीन ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है जांच के लिए, है ना। डायग्नोस ए डिसीज़, यानी डायग्नोस मतलब जांच करना, डिसीज़ यानी बीमारी। तो करंट जब हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहता है या जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है ना, जिसके कारण ये हमारी बॉडी को स्कैन करती है ये मशीन, है ना। और हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या सिस्टम है, ये बिल्कुल एक्सरे टाइप स्कैन कर लेती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे शरीर में क्या समस्या है, क्या बीमारी है, कहाँ पर मिस्टेक है। क्योंकि ऊपरी तौर पे तो भाई हमारी चमड़ी के कारण, गोश्त के कारण, हड्डियों के कारण दिख नहीं पाता है। तो ये मशीन जब स्कैन करती है तो हमें आसानी से हमारी बॉडी वहाँ पर दिखने लगती है, और बॉडी के अंदर का एक एक पार्ट्स दिखने लगता है, एक एक ऑर्गेन हमारा, एक एक जो अंग रहता है वो दिखने लग जाता है।
जिसके कारण इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम को, है ना। और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन रहता है वो भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के तरह ही काम करता है ना। जैसे कि भाई हमारे शरीर में भी जो सिग्नल्स रहते हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या हमारे दिल की धड़कन जो रहती है वो जो रहती है ऊर्जावान रहती है, और करंट भी आपका ऊर्जावान रहता है। तो वो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, आप जो भी काम करते हो, बोलते हो, उठते हो, सोचते हो, करते हो, वो सारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स रहते हैं, छोटे छोटे आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रहते हैं जो दिमाग तक पहुंचाते हैं, है ना। तो इसमें क्या रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, झटके दिए जाते हैं, ताकि उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न हो सके और दिमाग आपका अचानक से एक्टिव हो जाए, है ना। तो यही रहता है। अब आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है नेक्स्ट, ओम का नियम, है ना। ओम्स लॉ क्या होता है ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा, है ना। ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ, है ना, यानी कि ओम का नियम और किरचॉफ का नियम। तो आपका ओम्स लॉ क्या कहता है, आपका ओम्स लॉ आपको बताता है कि भाई करंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ, है ना। करंट क्या होता है भाई, आपके जो आपने पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, आयन्स जो रहते हैं, धन आयन और ऋण आयन, इसी प्रकार की आपके आवेश रहते हैं। तो आपके जो आवेश, जो आप किसी भी आपके चालक के अंदर या तार के अंदर जो आवेश प्रवाहित होता है, इसी आवेश के प्रवाह होने को या आवेश के प्रवाह होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई यानी कि इसको हम एम्पेयर में नापते हैं। तो आपका और वोल्टेज क्या होता है कि भाई आपके जो दो तार रहता है, तार का एक एंड और दूसरा एंड रहता है, तो इस आवेश को बहाने के लिए या करंट को बहाने के लिए, भाई करंट मतलब आवेशों का प्रवाह, तो उन आवेशों को बहाने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने के लिए जो कार्य या ऊर्जा लगती है वो आपका वोल्टेज कहलाता है ना। और आपका जो एक बिंदु दूसरे बिंदु के बीच का जो वोल्टेज का अंतर रहता है वो आपका वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई वोल्ट रहती है। तो ये, और पावर होता है शक्ति, है ना, कि भाई हम हमारे कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि हमने भाई कितनी शक्ति कितनी देर में या कितने समय में हमने कितना शक्ति खर्च किया, कितना वोल्टेज और करंट खर्च किया, वो आपका ऊर्जा कहलाती है। तो आपका जो ओम का नियम है वो भाई वोल्टेज और करंट के मध्य में संबंध स्थापित करता है, को दर्शाता है, या भाई वोल्टेज और करंट के और रेजिस्टेंस के बीच में क्या संपर्क है वो आपका दर्शाता है। तो ओहम करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम की खोज की थी, है ना। तो ओम का नियम बेसिकली आपको क्या कहता है या क्या दर्शाता है, तो ओम का नियम आपका ये दर्शाता है कि भाई जैसे कि ये आपका एक सिंपल तार है ना। इस तार को मैं इस टाइप से बनाता हूँ तो आपको आसानी से दिख सके। वैसे तो तार पतला रहता है इस टाइप से, पर ये मैं आपको उसका अंदर का बताता हूँ। आपने इस तार के मध्य में एक बैटरी लगा दी, ये इसका धन सिरा और ये ऋण सिरा, और इन दोनों को उस तार से जोड़ दिया। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि
ये जो आपको कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या कहीं पर भी अगर ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो आपका जो डीसी मतलब कि आपका सेल या बैटरी से मिलता है, और एसी यानी कि जो आपके घर में जो सप्लाई आती है जो जनरेटर से प्राप्त होता है वो आपका अल्टरनेट करंट होता है। तो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट को आप दोनों स्रोत से जोड़ते हैं, डीसी सोर्स या एसी सोर्स। तो ये जो चिन्ह रहता है आपका, ये बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, तो ये आपका बैटरी का चिन्ह है। ये जो बड़ा डंडा है बैटरी या सेल का चिन्ह है, ये बड़ा डंडा आपका प्लस रहता है और ये जो छोटा डंडा माइनस का रहता है ना। फिर इससे आप ये एक तार और ये दूसरा तार और बीच में बल्ब वगैरह जो भी उपकरण आप जोड़ते हो। इसी प्रकार से अगर ये मैंने मेरा एक तार का सिरा और ये बीच में मेरा बल्ब लगा हुआ है और ये दूसरा सिरा अगर मैं जोड़ता हूँ और अगर इस प्रकार का चिन्ह है और इस टाइप से जो रहता है चिन्ह, ये आपका क्या दर्शाता है कि भाई अब आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, वो अल्टरनेट करंट सोर्स से जुड़ा है या एसी सोर्स का चिन्ह है। ये आपका एसी सोर्स का चिन्ह रहता है और डीसी सोर्स के चिन्ह बड़ा डंडा और छोटा डंडा प्लस माइनस रहता है। तो भाई ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे कि आपका ये तार है, इस तार के अंदर जैसे आपने इस तार को बैटरी या एसी सोर्स से जोड़ा तो आपका जो तार है धातु का हो सकता है, चालक का रहता है, ये कॉपर का, तांबे का, पीतल का, है ना। ये ऐसा कोई सा मटेरियल जिसमें आपका करंट बह सकता है, तो उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते ही रहते हैं। भाई किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते ही रहते हैं, है ना। तो मैंने बताया था कि वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज हो गया, है ना, वोल्टेज भी। तो वोल्टेज को आप जैसे ही लगाओगे तो इसको कार्य करने का वोल्टेज क्या रहता है कि भाई इसके अंदर जो आवेश है या इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस और होल्स मतलब प्लस चार्जेस, तो जैसे इनको ऊर्जा मिलेगी तो गतिमान होंगे। क्या होंगे? गतिमान। तो इस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे माइनस से प्लस की ओर जाएंगे और जबकि प्लस आवेश हो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, और इस प्रकार से आपका जो करंट, ये यहाँ से आपका करंट जैसे ही बहेगा इस तार के अंदर से करंट बहेगा और घूम करके वापस आ जाएगा। कब तक? जब तक कि हमारे पास ये वोल्टेज की ऊर्जा मौजूद है। क्योंकि जब वोल्टेज ही ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, या लाइट चली जाएगी, बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को बहाने के लिए एनर्जी मिलेगी ही नहीं। ये आपके जो धन आवेश है उनको ऊर्जा मिलेगी नहीं गतिमान होने के लिए। तो ये आपका इस तरीके से ये बहते हैं, है ना। ये प्लस आई इसके बहेगा तो ये कंटिन्यूस घूमता रहता है। इसीलिए तो भाई अगर बीच में से अगर तार टूट जाएगा तो आपका नेटवर्क ओपन हो जाएगा, और नेटवर्क ओपन हो गया तो उसमें करंट बहता ही नहीं है। ओपन नेटवर्क में, क्लोज नेटवर्क में बहता है। क्लोज यानी ये बंद परिपथ, आपका करंट यहाँ से प्लस से घूम करके वापस माइनस पे आता है, या फेज से घूम करके न्यूट्रल पे वापस आता है। इसको एक बंद परिपथ चाहिए, यानी कि क्लोज्ड सर्किट चाहिए। तो ये आपके धातु का तार हो गया। तो ओम का जो नियम है, ओम का नियम भी यही कहता है कि भाई किसी भी चालक के अंदर जब करंट फ्लो होता है उसके थ्रू, या और उसके दोनों सी, जैसे ये तार है आपका, इसके अंदर जब करंट बहता है इसका ये एक सिरे और दूसरे सिरे के मध्य में, तो वो क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उस वोल्टेज के, या वोल्टेज डिफरेंस जो हमने उन दो सिरों के बीच में लगा रखा है। यानी सिंपल सी बात है, जो आपने वोल्टेज लगाया है उस वोल्टेज लगाने के कारण उस तार के अंदर जो करंट बह रहा है वो वोल्टेज और वो करंट एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो करंट रहता है वो, या आप उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को अब हिंदी में क्या बोलते हो, विलोमानुपाती, या है ना, विलोमानुपाती रहता है करंट रेजिस्टेंस के, और जो करंट रहता है वोल्टेज के समानुपाती या सापेक्ष रहता है। इसको इस तरीके समझते हैं कि ओम्स लॉ कहता है V इज प्रोपोर्शनल या सापेक्ष होता है I के, यानी कि आपने अपने इस जो सर्किट में ये जो वोल्टेज लगाया है, और ये आपका तार है एक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तार है, आपके वो जैसी वोल्टेज लगाओगे तो इसके कारण जो करंट बहेगा, तो ये करंट और ये जो वोल्टेज सोर्स है, इसके अंदर जो वोल्टेज है ये एक दूसरे के सापेक्ष रहेंगे। ये आपका वोल्टेज और इसके अंदर जो आपका बहेगा, इसमें जो ये बहेगा आपका करंट, यानी कि I, और ये वोल्टेज, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। यानी कि प्रोपोर्शनल यानी सापेक्ष मतलब होता है अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा, और अगर ये कम होगा तो वोल्टेज कम होगा तो आपका करंट भी कम होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ये सापेक्ष का चिन्ह लगाते हैं, या सॉरी, जब ये सापेक्ष का चिन्ह जब हम हटाते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I का चिन्ह है, जब हम ये वो सापेक्ष का चिन्ह लगाते हैं तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक लग जाता है, तो वो आपका नियतांक रहता है रेजिस्टेंस। क्या रहता है? R। यहाँ पे हमारा ये नियतांक हटेगा तो यहाँ पे हमारा नियतांक क्या है? R। जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। सिंपल गणित। तो देखो, आप करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, और अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करेगी, यानी कि विलोमानुपाती होते हैं। तो समानुपाती मतलब क्या होता है भाई? ये चीज़। और विलोमानुपाती यानी कि भाई अपॉन, ये 1 में कुछ भी हो सकता है, आपका R हो सकता है, X हो सकता है। तो ये विलोमानुपाती यानी इस चिन्ह के साथ 1 के बटे में कुछ भी चिन्ह, ये विलोमानुपाती। और समानुपाती मतलब कि इधर की राशि के सापेक्ष में, ये सापेक्ष का चिन्ह द्वारा के इधर की राशि। तो इस चिन्ह का मतलब होता है ये कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, नीचे जो भी राशि हो, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और इसमें क्या रहता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये इसमें अंतर होता है सापेक्ष या समानुपाती और विलोमानुपाती में। तो आपका ओम का नियम ये कहता है कि भाई किसी भी तार को जब हम वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं तो उसमें जो वोल्टेज रहता है उसके कारण जो करंट बहता है, वो करंट उस चालक में बहने वाला जो करंट रहता है वो उस चालक पे लगाए हुए वोल्टेज के समानुपाती होता है। ये इसका चिन्ह रहता है। जहाँ पे हमारा I क्या है? करंट है जो उस वायर के थ्रू बह रहा है एम्पेयर में। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वोल्ट में। और R क्या है बेटा? R जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे। इसको हम प्रतिरोध को ओम में नापते हैं, इसकी इकाई क्या रहती है? ओम रहती है। तो ये आपका जो ओम का नियम रहता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के मध्य में संबंध दर्शाता है। अब आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आपका क्या होता है कि भाई जो आपका ये तार है, ये तार आपका अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई आपने पहले न्यूटन के नियम पढ़े होंगे कि भाई वो किसी भी क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। तो
कि होता क्या है कि जब आपका जो करंट जब तार के अंदर से बहता है तो आप वोल्टेज जैसे लगाते हो तो एक बल लगता है, ऊर्जा लगती है जो करंट को बहाती है। तो इसी प्रकार के उस तार का ही एक गुण रहता है जो क्या करता है, उस करंट के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि ये अपने चालक का वहाँ गुण होता है जो कि करंट के प्रवाह का विरोध करता है ना। तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का विरोधी होता है, करंट के प्रवाह का विरोधी होता है। जो आपके आवेश बहते हैं ये उनका विरोध होता है, उनका उनकी स्पीड में या उनकी पावर में जो कमी आती है। तो कभी जो आपने देखा होगा कि आपके जो वायर्स गर्म हो जाते हैं, है ना, या आपका वोल्टेज करंट कम हो जाता है तो क्या होता है, उस तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिसके कारण आपके करंट की क्षमता कम हो जाती है और आपका तार गर्म होने लग जाता है ना। भाई आपने देखा ही होगा किसी भी कोई भी दुनिया का नियम है कि भाई किसी भी चीज़ का विपरीत एक्शन होता ही होता है। तो इसी आपके करंट का जो आपके आवेश का बहाव है वो आपका करंट कहलाता है। तो इसका जो विपरीत होता है, जो इसके बहाव का विरोध करता है आपके, या करंट का जो विरोध करता है, चालक के अंदर जो तार बहता है उसका जो विरोध करता है वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस की परिभाषा है कि रेजिस्टेंस इज द ओपोजिशन, ओपोजिशन यानी विपक्ष, विरोध, है ना, जो क्या करता है, ओपोजिशन जो कि ओपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बहाव का जो विरोध करता है वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई ओम रहती है ना। ओम का चिन्ह ये भी हो सकता है और आप ऐसे भी लिखते हो इसको OHM, है ना। एक जो जैसे कि अगर आप जैसे कि ये जो आपका चिन्ह रहता है ये आपका एम्पेयर का रहता है, ये वोल्टेज का। और एक चिन्ह और आता है आपका जो सिंपल तार है वो तो समझो आपका तार ही आपका प्रतिरोध है। ये ऐसा चिन्ह भी ये जो रहता है ये आपका प्रतिरोध का ही चिन्ह रहता है, रेजिस्टेंस का। तो ये अपने आप में चालक का एक गुण होता है। अब देखो हकीकत में मैं बताता हूँ कि रेजिस्टेंस आखिर पैदा कैसे होता है। ये आपका तार है सिंपल, तो उसको सिंपल बनाते हैं अपन। इस तार को अगर मैं मोटे रूप में देखूँ तो इसमें क्या होता है, आपके ये चार्जेस बहते हैं। क्या बहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लस चार्जेस। तो ये क्या रहते हैं कि भाई जब आपस में ये बहते हैं तो करोड़ों अरबों की संख्या में रहते हैं। तो इनके इनके बीच में आपस में टकराव भी, ये क्या बहते भी जाते हैं और आपस में इनमें टकराव भी होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि मैदान में बहुत से अधिक लोग दौड़ते हैं, अगर उनकी से भीड़ ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा, और अगर वो आपस में दौड़ रहे हैं तो दौड़ते तो रहेंगे पर आपस में वो टकराएंगे भी सही। तो उस टकराने के कारण क्या होगी भाई, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, नुकसान भी होगा। तो वही आपका जो इनका आपस में जो टकराव रहता है इन चार्जेस का, उसी कारण वो रेजिस्टेंस वाला गुण उत्पन्न होता है या प्रतिरोध इस कारण से उत्पन्न होता है। अच्छा, अब इसका क्या इलाज हो सकता है कि भाई अगर मैं तार को चौड़ा कर दूं तो आवेशों को बहने के लिए जगह मिल जाएगी, तो इनमें आपस में टकराव कम होगा जिसके कारण रेजिस्टेंस कम होगा और मेरा करंट आसानी से बहेगा। पर इसमें मेरी खर्च भी बढ़ेगा, है ना, और मेहनत भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ेगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल अपन मैदान से समझा, आप उसी भीड़ को अगर आप चौड़ी जगह पे दौड़ा दो तो वो आपस में दूर दूर दौड़ेंगे जिसके कारण उनमें टकराव कम होगा और वो तेज़ी से दौड़ेंगे। तो यही आपका एक इसका एग्जाम्पल होता है। तो आपका रेजिस्टेंस आप अलग से भी लगा सकते हो, है ना, अलग से कंपोनेंट के रूप में भी आता है रेजिस्टेंस। ये अब रेजिस्टेंस देखो, इसका नुकसान तो क्या है कि करंट का विरोध करता है, पर इसका फ़ायदा क्या है भाई, किसी जगह पर आप चाहते हो कि मेरा करंट एकदम से ना बहे या हाई वोल्टेज एकदम से मेरी मशीन में ना घुसे, जिसके कारण, या प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, जिससे मेरी मशीन जलने से बच जाए, तो आप उस मशीन के पहले या उस उपकरण के पहले जो आप बचाना चाहते हो उसके पहले रेजिस्टेंस लगा दें अलग से जो आता है। तो भाई आपका तार जो जब रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगा तो उसकी पावर क्षमता कम हो जाएगी।
जिस उसकी क्षमता जब ताकत कम होगी तो वो आपके उपकरण को कम नुकसान पहुंचाएगा, है ना। बाकी अगर जहाँ पे आपको लंबी दूरी तक अगर पावर पहुंचानी है तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस का गुण है ये आपका हानिकारक होता है या नुकसानदायक होता है, क्योंकि भाई मेरा करंट वहाँ दूरी तक पहुँचने से पहले ही लॉस होने लगेगा। तो आपका जो रहता है वोल्टेज जो रहता है, हम जो ओम्स लॉ रहता है ये आपका डीसी सर्किट के लिए मान्य रहता है। ये इसमें लिखा है ना कि जो आपका जो इन जनरल यानी सामान्य तौर पर जो आपका ओम्स का नियम रहता है वो डीसी सर्किट के लिए लागू होता है, यानी कि ऐसा सर्किट जहाँ पे डीसी करंट यूज़ होता हो, है ना। एसी सर्किट पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि आपका ओम का नियम क्या कहता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, यानी कि ये दोनों कॉन्स्टेंटली बढ़ेंगे, यानी कि सामान्य रूप से बढ़ेंगे। और सामान्य रूप से आपका एसी डीसी चलता है, एसी आपका कभी सामान्य नहीं रहता है, वो कम ज़्यादा होकर के चलता ही रहता है। तो भाई कभी आपका एसी सर्किट में कभी वोल्टेज बढ़ने पे करंट घट भी जाता है, कभी वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ भी जाता है। तो ये सिर्फ आपका डीसी सर्किट पे लागू होगा, यानी कि ऐसा सर्किट जहाँ पे डायरेक्ट करंट हमने अप्लाई कर रखा है। तो ये आपका ओम का नियम रहता है।